हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 साइंस का पूरे बुक का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए एंड आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को ध्यान से देखना, सभी लोग आप लोग अच्छे से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आखिर जो अमोनिया है NH3, ठीक है, तथा जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है यानी कि HCl, ठीक है, संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। लाइक अगर आपको अमोनिया दे दिया जाए एंड हाइड्रोजन क्लोराइड दे दिया जाए और दोनों की अभिक्रिया कराई जाए, और अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? देखो, यहां जो है ना स्टूडेंट, यहां बनेगा अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनेगा? यहां आपका देखो, अगर आप रिएक्शन कराओगे तो यहां NH3 है, लेकिन NH यहां से एक H लेकर 4 हो जाएगा, NCl यानी कि यहां अमोनियम क्लोराइड। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाए कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम ऑक्साइड, गंधक, देखो अगर आप समझते हो, अगर आपका Cl से अभिक्रिया होगा तो क्लोराइड ही बनेगा, ठीक है, ना ऑक्साइड बनेगा, ना सल्फाइड बनेगा, ना ही गंधक बनेगा। तो यहां से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। ओके, समझ में आया? अगला देखो, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जो जल है, जल को अगर आपको जीवाणु रहित बनाना है तो उसके लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? ए है धामन सोडा, बी है फिटकरी, सी है बेकिंग सोडा एंड डी है व्यंजक चूर्ण। देखो आप ध्यान से पढ़ो। देखो, इसमें जो है जल, और जल को अगर आपको जीवाणु रहित बनाना है तो आपको ना ही धामन सोडे का प्रयोग करना है और ना ही फिटकरी का प्रयोग करना है, बेकिंग सोडा का भी नहीं, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ओके, याद हो गया ना दोनों आपके क्वेश्चंस? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। पूरे बुक का मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इसलिए पूरा आप लोग नोट कर लो, ठीक है। यहां तीसरा देखो, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। यहां आपके 4 ऑप्शंस है, HCl, HCN एंड HNO3, H2SO4। लाइक अगर आपसे दुर्बल अम्ल पूछा जाए तो HCl तो बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, यहाँ HNO3 भी प्रबल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल होता है, और यहाँ जो आपका हाइड्रोजन साइनाइड है यानी कि HCN, ये आपका एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है। तो यहां से आपको HCN पर टिक मार देना है। यहां से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप लोग प्लीज नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां अगला देखो, पीतल है। पीतल क्या है? ठीक है, ए है आपका उपधातु, बी है यौगिक, सी है मिश्र धातु, डी है विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पीतल क्या है? पीतल आपका ना, तो देखो पीतल में 2 चीजें मिलकर बनी होती हैं, और अगर ये मिलकर बनी होती हैं तो उपधातु भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, क्योंकि ये अगर मिलकर बनी होती है तो मिश्र हो जाती हैं, अर्थात ये मिश्र धातु हो जाता है। तो इस पेज में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, अभी आगे और देखेंगे। तो चारों आप लोग नोट कर लो, मैं आपको सभी को दिखा देता हूं ताकि आप लोग जल्दी से नोट करके इसका हैंड रिटन नोट्स बना लो, अपने हैंड से लिखो। हैंड राइटिंग विशेष ध्यान होता है, उसको आप देखो कैसे आपका हैंड राइटिंग है, उसे सुधारो लिख लिख कर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है कि होलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था। ओलर द्वारा यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है, ए पेट्रोल, बी वसा, सी स्टार्च एंड डी यूरिया। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अब बता दो कि आखिर वो कौन सी चीज है, ठीक है। तो पेट्रोल तो बनाए नहीं थे भाई, उर्वरक बनाए थे, और उर्वरक है यूरिया, यूरिया को बनाया था, ठीक है। ये एक आपका कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपका यूरिया जो है वो वोहलर, ठीक है, वोहलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था, ठीक है। समझ में आया?
अगर आप समझ के पढ़ोगे तभी आप इसे कर पाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट हैं उसी को मैंने लिया है पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसे याद करो, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम होगा। एथिल अल्कोहल, अगर अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है तो इसमें आल जोड़ा जाएगा, और आल जोड़ा जाएगा, और एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, और 2 को कहा जाता है एथ, और एथ में अगर आप एथेन में अगर आप आल जोड़ोगे तो एथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास एसिटिक अम्ल, ये तो कोई आपका है नहीं, क्योंकि ये तो एक नाम है, आईयूपीएसी नाम है नहीं। एथेनोइक अम्ल ये सब नहीं, एसिटिक अम्ल का ये होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो होगा एथेनॉल होगा। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसे मतलब चूज किया है और लिखा है मेहनत करके 2-3 घंटे। तो इसलिए आप लोग इसे याद कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा युग्म, पता चल गया इसमें से उपधातु की बात की गई है। तो यहां आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म उपधातु है, तो वो आपका AsSV है। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जठर रस निकलता है। जो जठर रस है वो कहां से निकलता है, अग्नाशय की भित्ति से, या फिर अमाशय की भित्ति से, या फिर क्षुद्राणु भित्ति से, या फिर यकृत भित्ति से। तो यहां से आपको बताना है जठर रस कहां से निकलता है। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखना, जठर रस जो है ना वो निकलता है अमाशय की भित्ति से। अमाशय जो आपका पेट होता है, पेट, ठीक है, वहीं से आपका ये जठर रस निकलता है। जठर नामक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग अब तुरंत बता दोगे सब कुछ। यहां अगला देखो, कृम रूप प्रशेषिका का भाग है। कृम रूप प्रशेषिका का भाग यहां देखो, A छोटी आंत, V बड़ी आंत, C अग्नाशय, D ग्रासनली। तो देखो बच्चे पार्टी, जो कृम रूप प्रशेषिका ये आपका किससे रिलेटेड है, वैसे आप लोग याद रखना ये आपका बड़ी आंत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बड़ी आंत से। तो यहां आप लोग हमेशा याद रखना बड़ी आंत से ये रिलेटेड है। ओके, चलो भैया 9 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इससे भी आप लोग नोट कर लो। यहाँ आपका 4 नंबर क्वेश्चन तक आपने नोट कर लिया था अगले पेज में। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। सॉरी 10 अभी नहीं आया, 9 तक, 10 आगे देखो। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कायिक जनन द्वारा, लैंगिक या अलैंगिक या बीजाणु जनन द्वारा। देखो अलैंगिक जनन लाइक एज अमीबा, अमीबा में जिस तरह से होता है, अमीबा उनके माता पिता जो भी हों उसी तरह उनका संतान भी होता है। ऐसे में उनकी कोई भी जीवों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। और जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं। लाइक एज हमारे जो पुरुष हैं, मतलब नर व मादा हैं, ये दोनों लैंगिक जनन होता है इसमें। और लैंगिक जनन होता है इसलिए देखो माता पिता का चेहरा अलग होता है, हमारा चेहरा अलग होता है। इन सारे में विभिन्नताएं हैं। देखो उनका कलर व्हाइट अगर हो तो ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, काला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो सकता है, इसमें विभिन्नताएं आ जाती हैं। तो लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी है एंड्रिनल ग्रंथि, सी है स्वेद ग्रंथि, एंड डी है एपिडिडाइसमिस ग्रंथि, ठीक है। तो बच्चे पार्टी इसमें आपका कौन सा सही है? तो नर जनन अंगों से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? तो यहां से आप याद रखना प्रोस्टेट ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि है यहां से, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया नर अंगों से संबंधित ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो बताना, मैं आपके उसका एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया? यानी कि अनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया गया था?
आपको चैप्टर पढ़ाया गया है पपीता पर या आलू पर या मटर पर या फिर अंगूर पर। देखो पपीता पर तो किया नहीं गया था, क्यों? क्योंकि इसमें 7 लक्षण किसमें होते हैं, 7 द्विप्रासी लक्षण किसमें होते हैं। इसको चैप्टर को पढ़ाया गया है, पढ़ो ध्यान से पहले, फिर आप लोग जान पाओगे। ठीक है, आलू पर भी नहीं किया गया था, मटर पर प्रयोग किया गया था एंड अंगूर पर कहाँ किया गया था। यहाँ मटर पर प्रयोग किया गया था जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम। ठीक है, ये सबसे अच्छा सारी चीजें बताई गई हैं, आप लोग याद रखना। ओके, तो यहां से 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो किस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं? जल्दी से बताओ यार। देखो आपका है प्रोटीन से या डीएनए से या आरएनए से या प्रोटीन एंड डीएनए दोनों, ए व बी दोनों, प्रोटीन या डीएनए दोनों। देखो आपका जो है ना प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आरएनए से मिलकर नहीं, डीएनए से भी मिलकर बना होता है। लेकिन हमें तो एक टिक मारना है, तो इसे आप कट कर दो, ये आपका सही हो जाएगा। ए व बी दोनों से ये आपका दोनों कट कर दो। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन जो होता है, सॉरी गुणसूत्र जो होता है प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आए, चलो आ जाओ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एंड सी ऑप्शन है इनफाइनाइट एंड डी ऑप्शन है -25 सेंटीमीटर। और यहां समतल दर्पण की बात की गई है। अगर आपसे कोई भी समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करे तो आपको हमेशा कितना बताना है? इनफाइनाइट बताना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। यहां से आपके 14 क्वेश्चन तक क्लियर कर दिया गया एंड आप लोग इसे नोट कर लो। अगर नोट करना चाहते हो 10 नंबर क्वेश्चन से यहां से आप नोट कर लो। जीव में विभिन्नताएं, लैंगिक जनन द्वारा, नर जनन अंग से संबंधित है, प्रोस्टेट ग्रंथि, अनुवांशिकता का प्रयोग मटर पर किया गया था, गुणसूत्र प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है, समतल दर्पण की दूरी इनफाइनाइट होती है। 14 क्वेश्चन तक यहां क्लियर हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है? नेत्र लेंस में ए अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी उत्तल व अवतल लेंस, डी कोई नहीं। इसमें से एक ही होगा, उत्तल व अवतल दोनों नहीं होता है, ये तो याद रखना। ठीक है, और कोई नहीं है तो हो नहीं सकता। अब इसमें से कौन सा होगा? जल्दी से फटाक से सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से जो अभिसारी लेंस है ये नेत्र में पाया जाता है, अभिसारी लेंस। ओके, अभिसारी लेंस नेत्र में पाया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य अगर स्वस्थ है, अगर नेत्र स्वस्थ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर मतलब दोष है तो रेटिना के आगे पीछे बनता है, लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो रेटिना पर ही बनेगा, आगे पीछे नहीं बनेगा, अनंत पर नहीं बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? रेटिना पर अगर वो स्वस्थ है पूरी तरह से तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, अगला है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा या फिर आयनों द्वारा या फिर प्रोटॉनों द्वारा या फिर न्यूट्रॉनों द्वारा। तो यहां से आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से हमेशा याद रखना, अगर ये पूछा जाए तो ये हमेशा हमेशा अगर चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ना वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। जो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उन्हीं के द्वारा चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। धारा का मात्रक होता है, बहुत बार बताया गया है, फिर से बता देता हूं। ऐसे आप धारा, प्रतिरोध, इन सब का मात्रक याद कर लो। ठीक है, विभवांतर, ये सारी चीजें एक ना एक जरूर आएंगी। यहां से धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है या फिर जूल होता है या ओम या एम्पियर। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा एम्पियर। जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहां से आपको धारा का मात्रक भी पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अगला देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना कूलाम का चार्ज होता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ए है 1.6 इंटू 10 की पावर -21 कूलाम। ठीक है, वी है 2.1 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। डी है 3 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर बात की जाए, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आते हैं कि न्यूमेरिकल में अगर इलेक्ट्रॉन दे जाए उसका चार्ज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर उस पर आवेश की बात की जाए तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।
चार्ज। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन तक मैंने क्लियर करा दिया है और जो भी क्वेश्चन उसे दिखाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से यहां से नोट कर लो। 15 नंबर है, नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अभिसारी लेंस। फिर मनुष्य के स्वस्थ प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, एम्पियर एंड 1.6 × 10⁻19। भैया 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति आप हमेशा याद रखना कितने के बराबर होता है। ये आपका गलत है, ये भी गलत है एंड ये सही है, ये गलत है। 446 वाट के बराबर होता है। एक घोड़े की जो शक्ति होती है 446 वाट के बराबर होती है। तो यहां से मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है और इसमें से आपके 5 नहीं तो 2 3 नंबर 4 नहीं यार, अरे यार आपसे कम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब भाई ऑब्जेक्टिव मैंने सुना है 20 नंबर का आने वाला है, तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी में से फंसने वाला है भाई। अब इस परिस्थिति में जैसा होगा वो मॉडल पेपर आएगा, बस दिखा दिया जाएगा, जो भी होगा सब आपके सामने आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलो। देखो अगर आप लोग इसे नोट नहीं किया हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, नोट कर लो। आपसे कितनी भी रिक्वेस्ट की जाए आप लोग सुनो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप लोग समझो, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो ये समझ लो कि रामबाण है, कभी भी छूटने वाला नहीं है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए आप लोग जरूरी से नोट कर लो। ठीक है, और अगर नोट कर लोगे तो बाद में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपका नोट्स रहेगा तो आप उसे बार बार पढ़ सकते हो ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। तो ये वीडियो था आज का हमारा, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उस पर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।